92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी अपने पराए, बिना किसी एड ब्रेक के। दिवाली की शाम थी। पूरा याद शहर बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा था। मैंने 2 घंटे से पानी में भिगोए हुए मिट्टी के दिए निकाले, पोछे और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिए। भैया कहता था कि नए दिए पानी में डुबो लो तो वो तेल कम सोखते हैं। दियों में भरने के लिए तेल लाने में रसोई जा ही रही थी कि पापा ने धीमे से आवाज दी। मैं मंदिर वाले कमरे में पहुंची तो पापा लकड़ी की कुर्सी के ऊपर एक छोटा सा स्टूल रख के उस पर खड़े थे और छत पे कंदील लगाने की कोशिश कर रहे थे। पापा के बोझ से कुर्सी बुरी तरह हिल रही थी। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने दौड़ के कुर्सी पकड़ ली और पापा पे चिल्लाई, आप क्या कर रहे हैं पापा, नीचे उतरिए। पापा मेरे कंधे का सहारा लेके किसी तरह नीचे उतरे। रंग बिरंगे चमकीले प्लास्टिक की कंदील अब भी उनके हाथ में थी। मैंने उनके हाथ से कंदील ले ली। पापा आप भी ना, अभी गिर जाते तो, मैंने कहा। आशु मंदिर के ऊपर कंदील जरूर लगाता था, मैंने सोचा। पापा की आवाज पिघलने लगी। वो मुंह फेर के संगमरमर के मंदिर पे लगी बिजली की लड़ी ठीक करने लगे। मैं कुछ देर तक पापा की पीठ की ओर देखती रही, फिर तेल लाने रसोई की ओर चल दी। रसोई में मम्मी प्रसाद और रात के खाने के लिए पकवान बना रही थी। मेरी आहट सुन के वो चौंकी, मुस्कुराते हुए पलटी, पर सामने मुझको देख के उनकी मुस्कान आधे में ही बुझ गई। मम्मी भैया को आना होता तो अब तक आ नहीं जाते, मैंने कहा, पर मां कुछ बोली नहीं, बस साबूदाने की खीर में करछी चलाती रही। आज तक इस घर में ऐसी कोई दिवाली नहीं गुजरी थी जो भैया के बिना मनाई गई हो। भैया कैसे न कैसे दिवाली पे घर पहुंच ही जाता था। इस बार भी सुबह से ही हम सबकी नजरें गेट पे ही थीं, पर भैया को नहीं आना था तो ना आया। लेकिन हमें तो शगुन करना ही था, इसलिए रसोई से सरसों के तेल की बोतल उठा के मैं दिए जलाने के लिए चल दी। सारे दियों में तेल भरा, बत्तियां लगाई और दिए जला जला के एक थाली में रखने लगी। कितना नीरस लग रहा था सब कुछ। अभी भैया होता तो हम दोनों बाजी लगा रहे होते, एक दूसरे से जल्दी बत्तियां बनाने की, ज्यादा दिए जलाने की, जले हुए दियों को अलग अलग आकार में सजाने की। पर आज मैं अकेली दिए जला रही थी। मैंने गहरी सांस लेके दियों से भरी थाली उठाई और घर के चारों ओर उनको लगाने लगी। भैया आलतू फालतू कहीं भी दिए लगा देता था और कुछ भी कहो तो मुझको चिढ़ाने लगता था। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जहां चाहूं वहां रखूंगा दिए। तू अपने ससुराल में दिखाना है रॉब। ये घर अब भी तुम्हारा ही है भैया, प्लीज आ जाओ, मैंने मन ही मन कहा। मेरी पनीली आंखों में दिए की रोशनी टिमटिमा रही थी। थाली में रखे आखिरी दिए को दरवाजे की चौखट के पास लगाया, फिर बिजली की लड़ियों से चमचमा रहे अपने घर को देखा। जाने क्यों इस बार दिवाली की रोशनी बहुत फीकी लग रही थी। दिवाली की रात गुजर गई। पापा ने लक्ष्मी की पूजा भी की, मम्मी ने पड़ोसियों में प्रसाद भी बांटा, मैंने शगुन के लिए अनार और फुलझड़ियां भी जलाई। लेकिन इस दिवाली में रोशनी का एक कतरा भी हमारे दिल तक नहीं पहुंचा था। पूजा के बाद भाई की बेसुरी आवाज में भजन नहीं सुनाई दिए थे। मम्मी के खाने की तारीफ में बेतुके काफिये नहीं पढ़े गए थे। सोने से पहले मोहल्ले को हिला देने वाले ठहाके घर में नहीं गूंजे थे। पिछले 9 महीनों की तरह दिवाली का दिन भी बस गुजर भर गया था और मेरी आंखों में नींद का रेशा तक नहीं था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं करवटें बदल रही थी और इस घर के बारे में सोच रही थी जो भैया के बिना अधूरा था। मम्मी कितना परेशान रहती थीं हमारी दिन रात की लड़ाई से। मम्मी अपने बेटे को समझा लो, इसने मुझको फिर से छिपकली कहा ना। मम्मी चारू की बच्ची ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं। मम्मी ये मम्मी वो, दिन रात हमारे बीच जंग छिड़ी रहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ऑस्ट्रेलिया वाले मामा जी मेरे लिए इंपोर्टेड परफ्यूम लाए थे। मैंने वो बोतल संभाल के रखी हुई थी। उस दिन कॉलेज से लौटी तो बोतल टूटी हुई थी और भैया नदारद। मैं गुस्से में उबल रही थी। मेरे ड्रेसिंग टेबल में भैया के अलावा कोई हाथ नहीं लगाता था। भैया पे भरपूर चिल्ला लेने के बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं रोने लगी। तभी दरवाजा खुला और दरवाजे से सरकता हुआ एक लेटर मेरी चारपाई के पास आके गिरा।
भैया का खत था। लिखा था, डियर छिपकली, तेरी परफ्यूम की शीशी मुझसे टूट गई है। अभी तो पैसे नहीं है, जब सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले तेरे लिए वही वाला परफ्यूम लेके आऊंगा। सॉरी, हाँ, तेरा भाई। लेटर पढ़ के मैंने ऊपर देखा तो सामने भैया खड़ा था, दोनों हाथों से कान पकड़े हुए, सर झुकाए हुए। भैया की यही खराब आदत थी, जब भी कोई गलती करता मेरे नाम ऐसी एक चिट्ठी लिख देता, फिर कान पकड़ के खड़ा हो जाता। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, उसके चेहरे को देख के माफ करना पड़ता था मुझको। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी गलतियों पे मम्मी और पापा से भी मुझी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ती थी। वैसे जब मैं गलती करती थी, भैया खुद भी मुझको मम्मी पापा से बचाने आ जाता था। एक दिन बड़ी मुश्किल से मम्मी ने मुझको स्कर्ट पहन के मेरी दोस्त जया के यहां जाने की इजाजत दी थी। मम्मी के फंडे भी बड़े अजीब थे। घर में स्कर्ट पहनो तो ठीक है, बाजार के लिए सूट ही पहनना है। पर उस दिन 2 घंटे की पढ़ाई और कपड़े प्रेस करने की मेहनत काम आ गई। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रही थी, राहु केतु की तरह भाई चिपट गया। कहां जा रही है? तुझसे मतलब? मैंने कहा। लाल चौक की ओर मत जाना, सारे गुंडे मवाली घूमते उस तरफ, भाई बोला। मैंने चौक के भाई की ओर देखा और फिर नजरें चुराकर उसके बगल से निकल गई। अरे मम्मी से क्या कहना है ये तो बता दे, भैया ने पीछे से चिल्ला के कहा। पर मैंने पलट के नहीं देखा। मैंने मम्मी से झूठ नहीं बोला था, मैं जया के घर ही जा रही थी। उसके बाद कहां जाना था ये मम्मी को बताना जरूरी था भी नहीं। 3 घंटे बाद जया के साथ गुप्ता समोसे की दुकान में समोसे खाकर, पार्लर जाकर जया की आईब्रो सेट करवाकर, नवीन सॉफ्टी कॉर्नर से 2-2 सॉफ्टी खाकर जब मैं घर पहुंची तो मम्मी ज्वालामुखी सी जलती आंखें लिए मेरा ही इंतजार कर रही थी। आ गई जया के घर से? उसके पापा समोसे बेचने लगे हैं आजकल क्या? मां ने गुस्से में पूछा। लगता था जैसे शामत आ गई थी। मैंने नाराज नजरों से भैया की ओर देखा। इसके अलावा कौन बता सकता था मम्मी को ये बात? उसकी तरफ क्या देख रही है? मैंने तुझको गुप्ता समोसे की दुकान में खुद खड़े देखा है। मां की आवाज अब भी 7वें आसमान पे थी। डर के मारे मेरी जुबान ही बंद हो गई, लेकिन भैया बीच में बोल पड़ा। अरे बताया था ना मम्मी, मैंने मंगाए थे समोसे अपने लिए। फिर भैया उठा और पीठ के पीछे छुपे हुए मेरे हाथ आगे कर दिए। भूरे रंग के कागज में लिपटे 2 समोसे मां को दिखा दिए। भैया जानता था कि अगर मैंने समोसे खाए हैं तो उसके लिए भी जरूर लाई होंगी। मैं तो बच गई, लेकिन मम्मी का गुस्सा अब भैया पे बरसने लगा। तूने क्यों मंगाए समोसे? कितनी बार कहा है बाहर का मत खाओ, अपने साथ उसको भी बिगाड़ रहा है। तुझे जो करना कर, दिल्ली जाके। दिल्ली, ये नाम ही जैसे मम्मी को रुलाने के लिए इजाद किया गया हो। भैया को अपनी नौकरी ज्वाइन करने अगले हफ्ते ही दिल्ली जाना था। मां को जब जब ये याद आता वो रोने लगती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, पर भैया को तो जाना ही था। तब हमें कहां मालूम था कि उनका ये जाना हमें हमेशा के लिए उनसे दूर करने वाला है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली जाते समय मम्मी ने उनके सामान के साथ ढेर सारी हिदायतें भी उनकी अटैची में पैक कर दी थी। पापा के रिश्ते की बहन यानी सुचित्रा बुआ भी दिल्ली में ही रहती थी। मम्मी हर दूसरे दिन उनको फोन करके भैया का ख्याल रखने की गुजारिश करती थी। मैं और पापा मम्मी के इस बचपने का खूब मजाक उड़ाते थे। भैया को दिल्ली गए 4 महीने हो गए थे। एक दिन उनका फोन आया कि वो कुछ दिन के लिए घर आ रहा है। पूरे 4 महीने बाद भाई घर आ रहा था, पर घड़ी उस दिन न जाने क्यों रुक रुक के चल रही थी। मैं भैया का कमरा साफ कर चुकी थी, उनकी किताबों को रैक में अच्छी तरह से सेट कर चुकी थी। बरामदे में रखे 2-3 गमले भैया के कमरे में लाके सजा चुकी थी, और घड़ी की सुई थी कि 8 से चल के 10 पे अटक गई थी। मैंने भैया के कमरे को एक बार अच्छी तरह देखा, कहीं कुछ छूट न गया हो। फिर मां के पास रसोई में चली गई। मां बेसन के गट्ठे बनाने में जुटी हुई थी। मुझे देखते ही बोली, कहां रह गई थी? इतनी देर से आवाज दे रही हूं तुझको। चलो अब जल्दी खीर में थोड़ा काजू और बादाम डाल दे, काट के डालना, साबुत मत डाल देना। मैं नहीं डाल रही कोई काजू वाजू। कोई लाट साहब है क्या वो जो उसके लिए काजू वाली साबुदाने की खीर बनाऊं? मैंने कहा, और साथ ही काजू का डिब्बा भी अलमारी से निकाल लिया। मां ने बेसन गट्टा खौलते तेल में डाला और फिर मेरी ओर देख के मुस्कुराई। मैं मां से नजरें चुराते हुए खीर में करछी चलाने लगी। दूध थोड़ा गाढ़ा हुआ तो मैंने 1 मुट्ठी काजू और बादाम खीर में डाल दिए।
खाना बना के मम्मी बर्तन साफ करने लगी। मैंने मालपुए वाले डब्बे में से एक मालपुआ उठाया और दांतों से कुतरती हुई फिर भैया के कमरे में पहुंच गई। भैया के कमरे में सचिन का आधा फटा पोस्टर अब भी टंगा हुआ था। मैंने ही फाड़ दिया था एक दिन गुस्से में। मैंने आधा फटा हुआ पोस्टर हटाया और अलमारी में रोल करके रखा नया पोस्टर निकाल के उसकी जगह लगा दिया। कल पापा के साथ बाजार गई थी, तब खरीदा था। बाजार में दिवाली पे भगवान के साथ साथ हीरो हीरोइनों और क्रिकेटरों के भी बड़े बड़े पोस्टर सजे रहते थे। बचपन में हम पापा के साथ दिवाली की खरीदारी के लिए जाते थे तो पापा लक्ष्मी की, गणेश की, रामचित्र वाले कैलेंडर खरीदते थे, पर मेरी और भैया की नजर हमेशा हीरो हीरोइनों और क्रिकेटर्स के चित्रों पे जाती थी। तब इन पोस्टर्स को खरीदना तो दूर, उनकी ओर देखने पे भी पापा आंखें तरेड़ देते थे। लेकिन कल सचिन का पोस्टर खरीदते देख पापा मेरी ओर देख के मुस्कुरा दिए थे। दीवार पे पोस्टर चिपकाने के बाद मैंने बिस्तर की चादर ठीक की। 1 बजने ही वाला था। व्यस्त दिखने का नाटक छोड़ के हम तीनों ही बरामदे में आके बैठ गए थे। तभी गेट के बाहर एक ऑटो रुका। मैं गेट की ओर भागी। कंधे पे बैग लटकाए भैया हल्के हल्के कदमों से गेट से अंदर की ओर आ रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। भैया के कंधे पे एक छोटा सा बैग ही टंगा था, लेकिन उसके कंधे जैसे किसी भारी बोझ से झुके हुए थे। चेहरा उतरा हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें बुझी हुई थी। नहीं, ये वो भैया नहीं था जो हंसता मुस्कुराता या आज शहर से गया था। भैया की हालत देख के हम सब घबरा गए। भैया ने न मम्मी पापा के पैर छुए न मुझको गले से लगाया। बरामदे में ही अपना बैग रख दिया और कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया। थक गया होगा बेचारा, सफर भी कितना लंबा था। पापा ने मां के कंधे पे हाथ रख के समझाया। मां ने बेबसी से पापा की ओर देखा। मैं खुद बड़े असमंजस में थी। भैया के इस व्यवहार की कोई वजह समझ में नहीं आई। क्या ये उनका कोई नया प्रैंक, कोई नया नाटक था? भैया, दिल्ली में कोई बैंक वैंक लूट के आए हो जो ऐसे मुंह छुपा के बैठे हो? मैंने कमरे का दरवाजा पीटते हुए कहा। भैया ने दरवाजा नहीं खोला। मां भी चाय बना के ला चुकी थी। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भैया ने दरवाजा खोला। मैं, मम्मी और पापा तीनों ही कमरे के अंदर चले गए। भैया अब भी कुछ नहीं बोला। मां भैया के, नौकरी के, दिल्ली के बारे में पूछती रही। भैया हां हूं में जवाब देते रहे, लेकिन अपनी ओर से न तो उन्होंने कुछ पूछा न कुछ कहा। पापा के कहने पे भैया नहाने चला गया, लेकिन मां अपनी जगह से हिली भी नहीं। नहा धो के सोए हुए भैया को 3-4 घंटे हो गए थे। मैं आंगन में बैठी एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। मां लौकी छील रही थी। हालांकि दोनों का मन अपने अपने कामों में लग नहीं रहा था। चारू, आशु को उठा दे, शाम को सोना अपशगुन होता है। भैया के सोने के बाद मां पहली बार कुछ बोली थी। मैं चुप ही रही। चारू, दिल्ली में तो ड्रग्स वग्स वाले गैंग होते हैं ना? नहीं, अपना आशु ऐसा नहीं है। जरूर ऑफिस की परेशानी होगी। अच्छा चारू, आशु की किसी लड़की वड़की से दोस्ती थी क्या? सब्जियां काटते हुए मां ने भैया के ऐसे व्यवहार की हर संभावित वजह सोच ली थी। फिर आधी कटी लौकी छोड़ के वो भैया के कमरे की ओर चल दी। मैं भी उनके पीछे चली गई, कहीं मां रोना धोना न शुरू कर दे। कमरे में पहुंचे तो देखा भैया बिस्तर पे बैठा हुआ था। तू कब उठा? मां ने पूछा। तुम ही कहती हो ना, शाम को सोना अपशगुन होता है। भैया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमारी जान में जान आ गई। हम भी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर सब जानते थे कि सब सामान्य नहीं है। उस दिन खाने की मेज पे मैं भैया की भूमिका निभा रही थी। मैं चुटकुलों की किताब में पढ़े हुए चुटकुले एक के बाद एक सुना रही थी। सब गला फाड़ के हंस रहे थे, भैया भी। लेकिन हंसते हंसते भैया अचानक चुप हो गए। मैंने उनकी ओर देखा। मम्मी और पापा भी उन्हीं को देख रहे थे। उनका सर झुका हुआ था और आंखें भर आई थी। पापा अपनी कुर्सी से उठे और भैया के पास पहुंचे। तुझे क्या हो गया आशु? दिल्ली में कुछ हुआ क्या? बता ना बेटा, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। पहली बार पापा की आवाज को मैंने इस तरह कांपते देखा था। भैया देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर दर्द में डूबी आवाज में बोला, पद्मा दीक्षित कौन है? आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। पद्मा दीक्षित। भैया के मुंह से पद्मा दीक्षित का नाम सुन के मां जैसे जड़ हो गई। पापा के चेहरे पे घबराहट साफ तैर रही थी। कौन पद्मा दीक्षित? हम नहीं जानते, पापा नजर चुराते हुए बोले। पर मैं जानता हूं, भैया ने कहा और हाथ का निवाला थाली पे रख के अपने कमरे में चला गया। भैया जानते थे, मम्मी पापा के चेहरे बता रहे थे कि वो भी जानते थे, बस मैं नहीं जानती थी। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे रहे। खाना छोड़ के उठ जाने की परंपरा हमारे घर में उसी दिन शुरू हुई। उसके बाद और भी बहुत कुछ बदलने लगा। भैया ने हंसना छोड़ दिया, मुझको डांटना छोड़ दिया, मम्मी से अपने पसंद के खाने की फरमाइश करना छोड़ दिया। पापा से, मम्मी से, भैया से पूछ पूछ के थक गई थी मैं, लेकिन हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी होता या एक लंबी आह। उस दिन भैया से भी मैं जम के लड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से देख रहे हो कि मम्मी पापा की क्या हालत हो गई है। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तुम भैया? मैं चिल्ला रही थी और भैया चुपचाप बैठे सुन रहे थे। इतने में एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पे पड़ा। गुस्से से तमतमाई मां मेरे सामने खड़ी थी। तमीज नहीं तुझको अपने बड़ों से बात करने की? मां ने गुस्से में कहा। मैं अपना गाल सहलाती हुई कभी मां को कभी भैया को देख रही थी। मां की डांट की आदत थी मुझको, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मारा नहीं था मुझे। एक दिन बाद भैया को दिल्ली वापस जाना था। इस बार मुझे उसका जाना बुरा नहीं लग रहा था। उसके दिल में जो उदासी पसरी हुई थी, उसका इलाज शायद इस घर के बाहर ही हो। उस शाम को भैया आंगन में बैठा अपने जूते में पॉलिश कर रहा था। तभी मेरी दोस्त जया मुझको बुलाने पहुंच गई। शाम को जया की जन्मदिन की पार्टी थी। लाल चौक वाले मेघना रेस्टोरेंट में ठीक 6 बजे पहुंच जाना, जया ने कहा। मैंने भैया की ओर देखा। लाल चौक की ओर अकेले जाने से भैया हमेशा मना करता था, लेकिन आज भैया कुछ नहीं बोला। मेरा मन भारी हो गया। दिल तो किया कि नहीं जाना है किसी पार्टी वार्टी में, लेकिन जाना भी जरूरी था। शाम को पार्टी में जानबूझ के मैं देर तक रुकी रही। हालांकि आंखें रेस्टोरेंट के गेट पर ही लगी थी। ऐसे किसी भी पार्टी में 9 बजते बजते भैया मुझको लेने पहुंच जाता था। फिर लाख मिन्नत कर लो, लाख जिद कर लो, 9 बजे के बाद मुझको बाहर रहने नहीं देता था। लेकिन उस दिन 9:45 बजे तक भैया नहीं आया। इतनी रात को अकेले घर जाने में मुझको डर लग रहा था, पर हिम्मत करके किसी तरह मैं रेस्टोरेंट के बाहर निकली। देखा कि भैया रेस्टोरेंट की दीवार से टेक लगा के खड़ा है। मेरा दिल किया कि दौड़ के भैया के गले लग जाऊं। भैया ने मेरी ओर देखा, आंखों से चलने का इशारा किया और खुद धीरे धीरे चलने लगा। आगे आगे भैया और उनसे थोड़ा पीछे मैं। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और भैया के बगल में पहुंच गई। थैंक यू भैया, तुम हम सबसे नाराज हो, लेकिन आखिर हो तो मेरी भाई ना, मैंने कहा। भैया रुक गया। उसने मेरी ओर देखा। गुस्सा, दुख, तकलीफ, कसक, विद्रोह, पता नहीं कौन सा भाव था आंखों में। अपनी डूबती हुई आवाज को किसी तरह संतुलित करके भैया ने कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं चारू। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा भी नहीं हूं। मेरी मां कोई पद्मा दीक्षित है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। मेरे सर पे आसमान गिरा के भैया फिर आगे बढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? कुछ भी बक रहे हो, मैंने चिल्ला के कहा। भैया ने पलट के मेरी ओर देखा। चलो, मैं लुटी पिटी सी भैया के पीछे पीछे चली आई। अगले दिन भैया दिल्ली लौट गया और पीछे छोड़ गया कुछ बुझी हुई जिंदगियां। उस दिन से पूरे 9 महीने हो गए थे भैया को गए हुए। न कोई फोन, न कोई चिट्ठी। जब हम फोन करते तो भैया बस कहने भर को बातें करता। मम्मी पापा ने भैया को गोद लिया था, लेकिन उनके दिल में भैया की जगह मुझसे कम नहीं थी। हम दोनों को अलग अलग माँओं ने पैदा किया था। ये बात जानने के बाद भी भैया के लिए मेरे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर सच्चाई जान के भैया के लिए रिश्तों के मायने क्यों बदल गए?
पिछले 9 महीनों में इतने त्योहार आए और गुजर गए। मैं हर त्योहार माँ के मनपसंद पकवान बना के रखती थी और अगले दिन कूड़े में फेंक देती थी। इस बार भी यही होना था, लेकिन जो हो रहा है उसमें भैया की कोई गलती नहीं थी। यादों के तूफान से लड़ते लड़ते मुझको नींद आ गई। अगला दिन भी बस किसी तरह गुजर गया। मम्मी, पापा और मैं दिन भर एक दूसरे से नजरें चुराते रहे और रात को फिर देर तक करवटें बदलते रहे। उसके बाद भाई दूज थी। सुबह उठी तो सर दर्द से फटा जा रहा था। बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने तकिए में जरा सर टिकाया ही था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक कागज सर से मेरी चारपाई के पाए के पास आके रुका। मैंने कागज की परतें खोली। भैया का लेटर था। डियर छिपकली, जानता हूं पिछले 9 महीनों से मैंने सबको बहुत परेशान किया है। सुचित्रा बुआ ने जब मुझको पद्मा दीक्षित के बारे में बताया तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे लगा कि एक दिन तुम लोग भी मुझको झटक के फेंक दोगे। इसलिए मैंने खुद ही तुम सबसे दूर चले जाने की कोशिश की। लेकिन चारों दिवाली की रात जब मैं अपने कमरे में बैठ के चारों ओर जल रहे दियों में अपने हिस्से का अंधेरा ढूंढ रहा था तो मुझको सिर्फ अपने फर्स्ट आने पे चमकने वाली माँ की आंखें दिखाई दी। मुझको मेरी छोटी सी परेशानी से परेशान हो जाने वाला पापा का चेहरा दिखाई दिया। मुझको छेड़ती हुई तेरी नटखट मुस्कान दिखाई दी। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि मम्मी ने मुझको अपनी कोख में भले ही न पाला हो, अपने दिल में रख के पाला है। पापा के दिल में मेरे लिए पलने वाला प्यार, तेरी आंखों में मेरे लिए सम्मान, पता नहीं मैं कैसे ये सब भूल गया। मुझको फर्क नहीं पड़ता कि मुझको किसने पैदा किया। मैं सिर्फ मम्मी पापा का बेटा हूं। मैं सिर्फ तेरा भाई हूं। मुझको माफ कर दे छोटी, और मम्मी पापा से भी कह दे मुझको माफ करने के लिए। तेरा भाई। मैं लेटर पढ़ती जा रही थी और आंखें बरसती जा रही थी। मैंने आंखें पोंछी और आसपास देखा। भैया हमेशा की तरह दरवाजे के पीछे खड़ा था। मुझे देख के भैया बाहर निकला। मम्मी पापा यहां आओ, जल्दी आओ, मैं जैसे बावली होके चिल्लाई। मम्मी और पापा भागते हुए आए और भैया को देख के अपनी जगह पे जम गए। भैया धीरे से आगे बढ़ा और मम्मी के सामने आके खड़ा हो गया, रोनी सूरत बनाए हुए, सर झुकाए हुए, जैसे बचपन में कोई गलती करने के बाद झुका लेता था। और उसके मासूम चेहरे को देख के मम्मी हर बार उसकी हर गलती माफ कर देती थी। मम्मी ने थोड़ी पकड़ के भैया का चेहरा ऊपर उठाया और भैया मम्मी से लिपट के रो पड़ा। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी अपने पराए, बिना किसी एड ब्रेक के। दिवाली की शाम थी। पूरा याद शहर बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा था। मैंने 2 घंटे से पानी में भिगोए हुए मिट्टी के दिए निकाले, पोछे और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिए। भैया कहता था कि नए दिए पानी में डुबो लो तो वो तेल कम सोखते हैं। दियों में भरने के लिए तेल लाने में रसोई जा ही रही थी कि पापा ने धीमे से आवाज दी। मैं मंदिर वाले कमरे में पहुंची तो पापा लकड़ी की कुर्सी के ऊपर एक छोटा सा स्टूल रख के उस पे खड़े थे और छत पे कंदील लगाने की कोशिश कर रहे थे। पापा के बोझ से कुर्सी बुरी तरह हिल रही थी। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने दौड़ के कुर्सी पकड़ ली और पापा पे चिल्लाई, आप क्या कर रहे हैं पापा, नीचे उतरिए। पापा मेरे कंधे का सहारा लेके किसी तरह नीचे उतरे। रंग बिरंगे चमकीले प्लास्टिक की कंदील अब भी उनके हाथ में थी। मैंने उनके हाथ से कंदील ले ली। पापा आप भी ना, अभी गिर जाते तो, मैंने कहा। आशु मंदिर के ऊपर कंदील जरूर लगाता था, मैंने सोचा। पापा की आवाज पिघलने लगी। वो मुंह फेर के संगमरमर के मंदिर पे लगी बिजली की लड़ी ठीक करने लगे। मैं कुछ देर तक पापा की पीठ की ओर देखती रही, फिर तेल लाने रसोई की ओर चल दी। रसोई में मम्मी प्रसाद और रात के खाने के लिए पकवान बना रही थी। मेरी आहट सुन के वो चौंकी, मुस्कुराते हुए पलटी, पर सामने मुझको देख के उनकी मुस्कान आधे में ही बुझ गई। मम्मी भैया को आना होता तो अब तक आ नहीं जाते, मैंने कहा, पर माँ कुछ बोली नहीं, बस साबूदाने की खीर में करछी चलाती रही। आज तक इस घर में ऐसी कोई दिवाली नहीं गुजरी थी जो भैया के बिना मनाई गई हो।
भैया कैसे न कैसे दिवाली पे घर पहुंच ही जाता था। इस बार भी सुबह से ही हम सबकी नजरें गेट पे ही थीं, पर भैया को नहीं आना था तो ना आया। लेकिन हमें तो शगुन करना ही था, इसलिए रसोई से सरसों के तेल की बोतल उठा के मैं दिए जलाने के लिए चल दी। सारे दियों में तेल भरा, बत्तियां लगाई और दिए जला जला के एक थाली में रखने लगी। कितना नीरस लग रहा था सब कुछ। अभी भैया होता तो हम दोनों बाजी लगा रहे होते, एक दूसरे से जल्दी बत्तियां बनाने की, ज्यादा दिए जलाने की, जले हुए दियों को अलग अलग आकार में सजाने की। पर आज मैं अकेली दिए जला रही थी। मैंने गहरी सांस लेके दियों से भरी थाली उठाई और घर के चारों ओर उनको लगाने लगी। भैया आलतू फालतू कहीं भी दिए लगा देता था और कुछ भी कहो तो मुझको चिढ़ाने लगता था। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जहां चाहूं वहां रखूंगा दिए। तू अपने ससुराल में दिखाना है रॉब। ये घर अब भी तुम्हारा ही है भैया, प्लीज आ जाओ, मैंने मन ही मन कहा। मेरी पनीली आंखों में दिए की रोशनी टिमटिमा रही थी। थाली में रखे आखिरी दिए को दरवाजे की चौखट के पास लगाया, फिर बिजली की लड़ियों से चमचमा रहे अपने घर को देखा। जाने क्यों इस बार दिवाली की रोशनी बहुत फीकी लग रही थी। दिवाली की रात गुजर गई। पापा ने लक्ष्मी की पूजा भी की, मम्मी ने पड़ोसियों में प्रसाद भी बांटा, मैंने शगुन के लिए अनार और फुलझड़ियां भी जलाई। लेकिन इस दिवाली में रोशनी का एक कतरा भी हमारे दिल तक नहीं पहुंचा था। पूजा के बाद भाई की बेसुरी आवाज में भजन नहीं सुनाई दिए थे। मम्मी के खाने की तारीफ में बेतुके काफिये नहीं पढ़े गए थे। सोने से पहले मोहल्ले को हिला देने वाले ठहाके घर में नहीं गूंजे थे। पिछले 9 महीनों की तरह दिवाली का दिन भी बस गुजर भर गया था और मेरी आंखों में नींद का रेशा तक नहीं था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं करवटें बदल रही थी और इस घर के बारे में सोच रही थी जो भैया के बिना अधूरा था। मम्मी कितना परेशान रहती थीं हमारी दिन रात की लड़ाई से। मम्मी अपने बेटे को समझा लो, इसने मुझको फिर से छिपकली कहा ना। मम्मी चारू की बच्ची ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं। मम्मी ये मम्मी वो, दिन रात हमारे बीच जंग छिड़ी रहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ऑस्ट्रेलिया वाले मामा जी मेरे लिए इंपोर्टेड परफ्यूम लाए थे। मैंने वो बोतल संभाल के रखी हुई थी। उस दिन कॉलेज से लौटी तो बोतल टूटी हुई थी और भैया नदारद। मैं गुस्से में उबल रही थी। मेरे ड्रेसिंग टेबल में भैया के अलावा कोई हाथ नहीं लगाता था। भैया पे भरपूर चिल्ला लेने के बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं रोने लगी। तभी दरवाजा खुला और दरवाजे से सरकता हुआ एक लेटर मेरी चारपाई के पास आके गिरा। भैया का खत था। लिखा था, डियर छिपकली, तेरी परफ्यूम की शीशी मुझसे टूट गई है। अभी तो पैसे नहीं है, जब सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले तेरे लिए वही वाला परफ्यूम लेके आऊंगा। सॉरी, हाँ, तेरा भाई। लेटर पढ़ के मैंने ऊपर देखा तो सामने भैया खड़ा था, दोनों हाथों से कान पकड़े हुए, सर झुकाए हुए। भैया की यही खराब आदत थी, जब भी कोई गलती करता मेरे नाम ऐसी एक चिट्ठी लिख देता, फिर कान पकड़ के खड़ा हो जाता। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, उसके चेहरे को देख के माफ करना पड़ता था मुझको। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी गलतियों पे मम्मी और पापा से भी मुझी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ती थी। वैसे जब मैं गलती करती थी, भैया खुद भी मुझको मम्मी पापा से बचाने आ जाता था। एक दिन बड़ी मुश्किल से मम्मी ने मुझको स्कर्ट पहन के मेरी दोस्त जया के यहाँ जाने की इजाजत दी थी। मम्मी के फंडे भी बड़े अजीब थे। घर में स्कर्ट पहनो तो ठीक है, बाजार के लिए सूट ही पहनना है। पर उस दिन 2 घंटे की पढ़ाई और कपड़े प्रेस करने की मेहनत काम आ गई। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रही थी, राहु केतु की तरह भाई चिपट गया। कहां जा रही है? तुझसे मतलब? मैंने कहा। लाल चौक की ओर मत जाना, सारे गुंडे मवाली घूमते उस तरफ, भाई बोला। मैंने चौक के भाई की ओर देखा और फिर नजरें चुराकर उसके बगल से निकल गई। अरे मम्मी से क्या कहना है ये तो बता दे, भैया ने पीछे से चिल्ला के कहा। पर मैंने पलट के नहीं देखा। मैंने मम्मी से झूठ नहीं बोला था, मैं जया के घर ही जा रही थी। उसके बाद कहां जाना था ये मम्मी को बताना जरूरी था भी नहीं। 3 घंटे बाद जया के साथ गुप्ता समोसे की दुकान में समोसे खाकर, पार्लर जाकर जया की आईब्रो सेट करवाकर, नवीन सॉफ्टी कॉर्नर से 2-2 सॉफ्टी खाकर जब मैं घर पहुंची तो मम्मी ज्वालामुखी सी जलती आंखें लिए मेरा ही इंतजार कर रही थी। आ गई जया के घर से?
उसके पापा समोसे बेचने लगे हैं आजकल क्या? माँ ने गुस्से में पूछा। लगता था जैसे शामत आ गई थी। मैंने नाराज नजरों से भैया की ओर देखा। इसके अलावा कौन बता सकता था मम्मी को ये बात? उसकी तरफ क्या देख रही है? मैंने तुझको गुप्ता समोसे की दुकान में खुद खड़े देखा है। माँ की आवाज अब भी 7वें आसमान पे थी। डर के मारे मेरी जुबान ही बंद हो गई, लेकिन भैया बीच में बोल पड़ा, अरे बताया था ना मम्मी, मैंने मंगाए थे समोसे अपने लिए। फिर भैया उठा और पीठ के पीछे छुपे हुए मेरे हाथ आगे कर दिए। भूरे रंग के कागज में लिपटे 2 समोसे माँ को दिखा दिए। भैया जानता था कि अगर मैंने समोसे खाए हैं तो उसके लिए भी जरूर लाई होंगी। मैं तो बच गई, लेकिन मम्मी का गुस्सा अब भैया पे बरसने लगा। तूने क्यों मंगाए समोसे? कितनी बार कहा है बाहर का मत खाओ, अपने साथ उसको भी बिगाड़ रहा है। तुझे जो करना कर, दिल्ली जाके। दिल्ली, ये नाम ही जैसे मम्मी को रुलाने के लिए इजाद किया गया हो। भैया को अपनी नौकरी ज्वाइन करने अगले हफ्ते ही दिल्ली जाना था। माँ को जब जब ये याद आता वो रोने लगती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, पर भैया को तो जाना ही था। तब हमें कहां मालूम था कि उनका ये जाना हमें हमेशा के लिए उनसे दूर करने वाला है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दिल्ली जाते समय मम्मी ने उनके सामान के साथ ढेर सारी हिदायतें भी उनकी अटैची में पैक कर दी थी। पापा के रिश्ते की बहन यानी सुचित्रा बुआ भी दिल्ली में ही रहती थी। मम्मी हर दूसरे दिन उनको फोन करके भैया का ख्याल रखने की गुजारिश करती थी। मैं और पापा मम्मी के इस बचपने का खूब मजाक उड़ाते थे। भैया को दिल्ली गए 4 महीने हो गए थे। एक दिन उनका फोन आया कि वो कुछ दिन के लिए घर आ रहा है। पूरे 4 महीने बाद भाई घर आ रहा था, पर घड़ी उस दिन न जाने क्यों रुक रुक के चल रही थी। मैं भैया का कमरा साफ कर चुकी थी, उनकी किताबों को रैक में अच्छी तरह से सेट कर चुकी थी। बरामदे में रखे 2-3 गमले भैया के कमरे में लाके सजा चुकी थी, और घड़ी की सुई थी कि 8 से चल के 10 पे अटक गई थी। मैंने भैया के कमरे को एक बार अच्छी तरह देखा, कहीं कुछ छूट न गया हो। फिर माँ के पास रसोई में चली गई। माँ बेसन के गट्ठे बनाने में जुटी हुई थी। मुझे देखते ही बोली, कहाँ रह गई थी? इतनी देर से आवाज दे रही हूं तुझको। चलो अब जल्दी खीर में थोड़ा काजू और बादाम डाल दे, काट के डालना, साबुत मत डाल देना। मैं नहीं डाल रही कोई काजू वाजू, कोई लाट साहब है क्या वो जो उसके लिए काजू वाली साबुदाने की खीर बनाऊं? मैंने कहा, और साथ ही काजू का डिब्बा भी अलमारी से निकाल लिया। माँ ने बेसन गट्टा खौलते तेल में डाला और फिर मेरी ओर देख के मुस्कुराई। मैं माँ से नजरें चुराते हुए खीर में करछी चलाने लगी। दूध थोड़ा गाढ़ा हुआ तो मैंने एक मुट्ठी काजू और बादाम खीर में डाल दिए। खाना बना के मम्मी बर्तन साफ करने लगी। मैंने मालपुए वाले डब्बे में से एक मालपुआ उठाया और दांतों से कुतरती हुई फिर भैया के कमरे में पहुंच गई। भैया के कमरे में सचिन का आधा फटा पोस्टर अब भी टंगा हुआ था। मैंने ही फाड़ दिया था एक दिन गुस्से में। मैंने आधा फटा हुआ पोस्टर हटाया और अलमारी में रोल करके रखा नया पोस्टर निकाल के उसकी जगह लगा दिया। कल पापा के साथ बाजार गई थी, तब खरीदा था। बाजार में दिवाली पे भगवान के साथ साथ हीरो हीरोइनों और क्रिकेटरों के भी बड़े बड़े पोस्टर सजे रहते थे। बचपन में हम पापा के साथ दिवाली की खरीदारी के लिए जाते थे तो पापा लक्ष्मी की, गणेश की, रामचित्र वाले कैलेंडर खरीदते थे, पर मेरी और भैया की नजर हमेशा हीरो हीरोइनों और क्रिकेटर्स के चित्रों पे जाती थी। तब इन पोस्टर्स को खरीदना तो दूर, उनकी ओर देखने पे भी पापा आंखें तरेड़ देते थे। लेकिन कल सचिन का पोस्टर खरीदते देख पापा मेरी ओर देख के मुस्कुरा दिए थे। दीवार पे पोस्टर चिपकाने के बाद मैंने बिस्तर की चादर ठीक की। 1 बजने ही वाला था। व्यस्त दिखने का नाटक छोड़ के हम तीनों ही बरामदे में आके बैठ गए थे। तभी गेट के बाहर एक ऑटो रुका। मैं गेट की ओर भागी। कंधे पे बैग लटकाए भैया हल्के हल्के कदमों से गेट से अंदर की ओर आ रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। भैया के कंधे पे एक छोटा सा बैग ही टंगा था, लेकिन उसके कंधे जैसे किसी भारी बोझ से झुके हुए थे। चेहरा उतरा हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें बुझी हुई थी। नहीं, ये वो भैया नहीं था जो हंसता मुस्कुराता या आज शहर से गया था। भैया की हालत देख के हम सब घबरा गए। भैया ने न मम्मी पापा के पैर छुए,
न मुझको गले से लगाया। बरामदे में ही अपना बैग रख दिया और कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया। थक गया होगा बेचारा, सफर भी कितना लंबा था। पापा ने मां के कंधे पे हाथ रख के समझाया। मां ने बेबसी से पापा की ओर देखा। मैं खुद बड़े असमंजस में थी। भैया के इस व्यवहार की कोई वजह समझ में नहीं आई। क्या ये उनका कोई नया प्रैंक, कोई नया नाटक था? भैया, दिल्ली में कोई बैंक वैंक लूट के आए हो जो ऐसे मुंह छुपा के बैठे हो? मैंने कमरे का दरवाजा पीटते हुए कहा। भैया ने दरवाजा नहीं खोला। मां भी चाय बना के ला चुकी थी। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भैया ने दरवाजा खोला। मैं, मम्मी और पापा तीनों ही कमरे के अंदर चले गए। भैया अब भी कुछ नहीं बोला। मां भैया के, नौकरी के, दिल्ली के बारे में पूछती रही। भैया हां हूं में जवाब देते रहे, लेकिन अपनी ओर से न तो उन्होंने कुछ पूछा न कुछ कहा। पापा के कहने पे भैया नहाने चला गया, लेकिन मां अपनी जगह से हिली भी नहीं। नहा धो के सोए हुए भैया को 3-4 घंटे हो गए थे। मैं आंगन में बैठी एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। मां लौकी छील रही थी। हालांकि दोनों का मन अपने अपने कामों में लग नहीं रहा था। चारू, आशु को उठा दे, शाम को सोना अपशगुन होता है। भैया के सोने के बाद मां पहली बार कुछ बोली थी। मैं चुप ही रही। चारू, दिल्ली में तो ड्रग्स वग्स वाले गैंग होते हैं ना? नहीं, अपना आशु ऐसा नहीं है। जरूर ऑफिस की परेशानी होगी। अच्छा चारू, आशु की किसी लड़की वड़की से दोस्ती थी क्या? सब्जियां काटते हुए मां ने भैया के ऐसे व्यवहार की हर संभावित वजह सोच ली थी। फिर आधी कटी लौकी छोड़ के वो भैया के कमरे की ओर चल दी। मैं भी उनके पीछे चली गई, कहीं मां रोना धोना न शुरू कर दे। कमरे में पहुंचे तो देखा भैया बिस्तर पे बैठा हुआ था। तू कब उठा? मां ने पूछा। तुम ही कहती हो ना, शाम को सोना अपशगुन होता है। भैया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमारी जान में जान आ गई। हम भी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर सब जानते थे कि सब सामान्य नहीं है। उस दिन खाने की मेज पे मैं भैया की भूमिका निभा रही थी। मैं चुटकुलों की किताब में पढ़े हुए चुटकुले एक के बाद एक सुना रही थी। सब गला फाड़ के हंस रहे थे, भैया भी। लेकिन हंसते हंसते भैया अचानक चुप हो गए। मैंने उनकी ओर देखा। मम्मी और पापा भी उन्हीं को देख रहे थे। उनका सर झुका हुआ था और आंखें भर आई थी। पापा अपनी कुर्सी से उठे और भैया के पास पहुंचे। तुझे क्या हो गया आशु? दिल्ली में कुछ हुआ क्या? बता ना बेटा, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। पहली बार पापा की आवाज को मैंने इस तरह कांपते देखा था। भैया देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर दर्द में डूबी आवाज में बोला, पद्मा दीक्षित कौन है? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पद्मा दीक्षित। भैया के मुंह से पद्मा दीक्षित का नाम सुन के मां जैसे जड़ हो गई। पापा के चेहरे पे घबराहट साफ तैर रही थी। कौन पद्मा दीक्षित? हम नहीं जानते, पापा नजर चुराते हुए बोले। पर मैं जानता हूं, भैया ने कहा और हाथ का निवाला थाली पे रख के अपने कमरे में चला गया। भैया जानते थे, मम्मी पापा के चेहरे बता रहे थे कि वो भी जानते थे, बस मैं नहीं जानती थी। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे रहे। खाना छोड़ के उठ जाने की परंपरा हमारे घर में उसी दिन शुरू हुई। उसके बाद और भी बहुत कुछ बदलने लगा। भैया ने हंसना छोड़ दिया, मुझको डांटना छोड़ दिया, मम्मी से अपने पसंद के खाने की फरमाइश करना छोड़ दिया। पापा से, मम्मी से, भैया से पूछ पूछ के थक गई थी मैं, लेकिन हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी होता या एक लंबी आह। उस दिन भैया से भी मैं जम के लड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से देख रहे हो कि मम्मी पापा की क्या हालत हो गई है। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तुम भैया? मैं चिल्ला रही थी और भैया चुपचाप बैठे सुन रहे थे। इतने में एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पे पड़ा। गुस्से से तमतमाई मां मेरे सामने खड़ी थी। तमीज नहीं तुझको अपने बड़ों से बात करने की? मां ने गुस्से में कहा। मैं अपना गाल सहलाती हुई कभी मां को कभी भैया को देख रही थी। मां की डांट की आदत थी मुझको, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मारा नहीं था मुझे। एक दिन बाद भैया को दिल्ली वापस जाना था। इस बार मुझे उसका जाना बुरा नहीं लग रहा था। उसके दिल में जो उदासी पसरी हुई थी
उसका इलाज शायद इस घर के बाहर ही हो। उस शाम को भैया आंगन में बैठा अपने जूते में पॉलिश कर रहा था। तभी मेरी दोस्त जया मुझको बुलाने पहुंच गई। शाम को जया की जन्मदिन की पार्टी थी। लाल चौक वाले मेघना रेस्टोरेंट में ठीक 6 बजे पहुंच जाना, जया ने कहा। मैंने भैया की ओर देखा। लाल चौक की ओर अकेले जाने से भैया हमेशा मना करता था, लेकिन आज भैया कुछ नहीं बोला। मेरा मन भारी हो गया। दिल तो किया कि नहीं जाना है किसी पार्टी वार्टी में, लेकिन जाना भी जरूरी था। शाम को पार्टी में जानबूझ के मैं देर तक रुकी रही। हालांकि आंखें रेस्टोरेंट के गेट पर ही लगी थी। ऐसे किसी भी पार्टी में 9 बजते बजते भैया मुझको लेने पहुंच जाता था। फिर लाख मिन्नत कर लो, लाख जिद कर लो, 9 बजे के बाद मुझको बाहर रहने नहीं देता था। लेकिन उस दिन 9:45 बजे तक भैया नहीं आया। इतनी रात को अकेले घर जाने में मुझको डर लग रहा था, पर हिम्मत करके किसी तरह मैं रेस्टोरेंट के बाहर निकली। देखा कि भैया रेस्टोरेंट की दीवार से टेक लगा के खड़ा है। मेरा दिल किया कि दौड़ के भैया के गले लग जाऊं। भैया ने मेरी ओर देखा, आंखों से चलने का इशारा किया और खुद धीरे धीरे चलने लगा। आगे आगे भैया और उनसे थोड़ा पीछे मैं। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और भैया के बगल में पहुंच गई। थैंक यू भैया, तुम हम सबसे नाराज हो, लेकिन आखिर हो तो मेरी भाई ना, मैंने कहा। भैया रुक गया। उसने मेरी ओर देखा। गुस्सा, दुख, तकलीफ, कसक, विद्रोह, पता नहीं कौन सा भाव था आंखों में। अपनी डूबती हुई आवाज को किसी तरह संतुलित करके भैया ने कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं चारू। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा भी नहीं हूं। मेरी मां कोई पद्मा दीक्षित है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मेरे सर पे आसमान गिरा के भैया फिर आगे बढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? कुछ भी बक रहे हो, मैंने चिल्ला के कहा। भैया ने पलट के मेरी ओर देखा। चलो, मैं लुटी पिटी सी भैया के पीछे पीछे चली आई। अगले दिन भैया दिल्ली लौट गया और पीछे छोड़ गया कुछ बुझी हुई जिंदगियां। उस दिन से पूरे 9 महीने हो गए थे भैया को गए हुए। न कोई फोन, न कोई चिट्ठी। जब हम फोन करते तो भैया बस कहने भर को बातें करता। मम्मी पापा ने भैया को गोद लिया था, लेकिन उनके दिल में भैया की जगह मुझसे कम नहीं थी। हम दोनों को अलग अलग माँओं ने पैदा किया था। ये बात जानने के बाद भी भैया के लिए मेरे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर सच्चाई जान के भैया के लिए रिश्तों के मायने क्यों बदल गए? पिछले 9 महीनों में इतने त्योहार आए और गुजर गए। मैं हर त्योहार माँ के मनपसंद पकवान बना के रखती थी और अगले दिन कूड़े में फेंक देती थी। इस बार भी यही होना था, लेकिन जो हो रहा है उसमें भैया की कोई गलती नहीं थी। यादों के तूफान से लड़ते लड़ते मुझको नींद आ गई। अगला दिन भी बस किसी तरह गुजर गया। मम्मी, पापा और मैं दिन भर एक दूसरे से नजरें चुराते रहे और रात को फिर देर तक करवटें बदलते रहे। उसके बाद भाई दूज थी। सुबह उठी तो सर दर्द से फटा जा रहा था। बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने तकिए में जरा सर टिकाया ही था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक कागज सर से मेरी चारपाई के पाए के पास आके रुका। मैंने कागज की परतें खोली। भैया का लेटर था। डियर छिपकली, जानता हूं पिछले 9 महीनों से मैंने सबको बहुत परेशान किया है। सुचित्रा बुआ ने जब मुझको पद्मा दीक्षित के बारे में बताया तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे लगा कि एक दिन तुम लोग भी मुझको झटक के फेंक दोगे। इसलिए मैंने खुद ही तुम सबसे दूर चले जाने की कोशिश की। लेकिन चारू, दिवाली की रात जब मैं अपने कमरे में बैठ के चारों ओर जल रहे दियों में अपने हिस्से का अंधेरा ढूंढ रहा था, तो मुझको सिर्फ अपने फर्स्ट आने पे चमकने वाली मां की आंखें दिखाई दी। मुझको मेरी छोटी सी परेशानी से परेशान हो जाने वाला पापा का चेहरा दिखाई दिया। मुझको छेड़ती हुई तेरी नटखट मुस्कान दिखाई दी। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि मम्मी ने मुझको अपनी कोख में भले ही न पाला हो, अपने दिल में रख के पाला है। पापा के दिल में मेरे लिए पलने वाला प्यार, तेरी आंखों में मेरे लिए सम्मान, पता नहीं मैं कैसे सब भूल गया।
मुझको फर्क नहीं पड़ता कि मुझको किसने पैदा किया। मैं सिर्फ मम्मी पापा का बेटा हूं। मैं सिर्फ तेरा भाई हूं। मुझको माफ कर दे छोटी, और मम्मी पापा से भी कह दे मुझको माफ करने के लिए। तेरा भाई। मैं लेटर पढ़ती जा रही थी और आंखें बरसती जा रही थी। मैंने आंखें पोंछी और आसपास देखा। भैया हमेशा की तरह दरवाजे के पीछे खड़ा था। मुझे देख के भैया बाहर निकला। मम्मी पापा यहां आओ, जल्दी आओ, मैं जैसे बावली होके चिल्लाई। मम्मी और पापा भागते हुए आए और भैया को देख के अपनी जगह पे जम गए। भैया धीरे से आगे बढ़ा और मम्मी के सामने आके खड़ा हो गया, रोनी सूरत बनाए हुए, सर झुकाए हुए, जैसे बचपन में कोई गलती करने के बाद झुका लेता था। और उसके मासूम चेहरे को देख के मम्मी हर बार उसकी हर गलती माफ कर देती थी। मम्मी ने थोड़ी पकड़ के भैया का चेहरा ऊपर उठाया और भैया मम्मी से लिपट के रो पड़ा। बस इतनी सी थी ये कहानी।